हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीजन्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम और हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रम में जो आईआर रीजन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, जो है 500 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। और दूसरा जो रीजन है फंक्शनल ग्रुप रीजन है, वो कहाँ से है, 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। ठीक है, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिंगरप्रिंट रीजन और फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजन्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। फर्स्ट कौन सा है रीजन, ये क्या है, 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का रीजन है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक है, इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स है, इसमें आते हैं। द इम्पोर्टेंट ग्रुप्स accounted for include NH group, OH group, C double bond O carbonyl group, C double bond C double bond N etc. ये जो ग्रुप्स हैं वो आते हैं इस रीजन में। द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस 2000 से 1670 सेंटीमीटर इनवर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH, NH etc. आर आल्सो एनकाउंटेड इन दिस रीजन। ठीक है, फिर जो सेकेंड जो हमारा रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन है। इसमें मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। दिस रीजन अकाउंट्स फॉर मेनी एब्जॉर्प्शन बैंड्स, characteristics of functional group, since numbers of sharp band of varying intensities are encountered, close examination is needed. ठीक है, दिस रीजन इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। फिंगरप्रिंट रीजन में हम कोई भी अननोन कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सिंस नो टू कंपाउंड्स कैन हैव आइडेंटिकल आईआर स्पेक्ट्रा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, कोई भी दो कंपाउंड्स का आईआर स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल कंडीशन में एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन्स प्रेजेंट बिलो 1500 सेंटीमीटर inverse shows absorption band due to bending vibration and stretching vibrations of C single bond C single bond O and C single bond N bonds. Regions less than 1250 centimeter inverse consist of complex vibrational and rotational spectra of the complete molecule. अब ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है, फर्स्ट जो है इसमें फिंगरप्रिंट रीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। फर्स्ट जो है रीजन वो 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में है। इसमें जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो है, जेम डाइमिथाइल जो है वो ग्रुप्स आते हैं। The presence of double peaks near 1380 centimeter inverse and 1365 centimeter inverse indicates presence of tertiary butyl group in the compound. 1365 और 1380 सेंटीमीटर इनवर्स की जो दो पिक्स हैं वो किसको इंडिकेट करती है, किसी भी कंपाउंड में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को इंडिकेट करती है। ये फिंगरप्रिंट रीजन में आता है। ठीक है, जो सेकेंड हमारा रीजन है वो है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का। कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग बैंड्स ड्यू टू CO स्ट्रेचिंग आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं जैसे ईथर है, ईथर की पीक फिंगरप्रिंट रीजन में ही आती है। ईथर्स की आईआर रीजन में जो होती है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1150 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। प्राइमरी जो एल्कोहल्स है उनकी है 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स एंड नियर 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर्स जो है उनकी जो है आईआर रीजन में पीक 1380 से 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच आती है।
और फिनोल्स की 1200 के अराउंड पीक आती है। तो इस जो फिंगरप्रिंट रीजन है 1350 से 1000 के बीच में, इसमें ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की पीक आती है। फिर जो थर्ड है वो है लेस देन 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें है एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रीजन 750 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। जो 700 से 750 के बीच की जो पीक है वो किसको करती है, कोई भी कंपाउंड में अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ओलेफिन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन 970 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जो सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसको भी हम इस रीजन में पीक आती है उसकी भी। सिस आइसोमर शोज स्ट्रेंगली इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बैंड एट 700 सेंटीमीटर इनवर्स एंड जो ट्रांस आइसोमर्स है वो 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पीक आती है। तो हम इसमें सिस और ट्रांस का पता लगा सकते हैं और इसी रीजन में उनकी पीक आती है। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा कि फिंगरप्रिंट रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट है हुक्स लॉ, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हुक्स लॉ। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है किसी भी बॉन्ड की, उसको हम हुक्स के लॉ के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द vibrational frequency of a bond is directly proportional to the bond strength and inversely proportional to the masses at the end of the bond। ठीक है, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो क्या होती है, समानुपाती होती है, और जो रेड्यूस्ड मास है उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे ये हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये इनके मास है, तो इसको हम इसका जो फ्रीक्वेंसी है म्यू बार को हम लिखते हैं 1/2 पाई सी। ठीक है, और k अपॉन म्यू का रूट ओवर। ठीक है, इसमें जो k है उसको हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है वैसे तो, बट इसको हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ। और म्यू यहाँ पे क्या है, रेड्यूस्ड मास। तो ये फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये रिड्यूस्ड मास है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है के, और म्यू के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू बार यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और जो रेड्यूस्ड मास है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की वो उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और रेड्यूस्ड मास जितना ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो इस टाइप से हम किसी मॉलिक्यूल का पता लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी बॉन्ड किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या किसकी कम है। तो इसमें हम देखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। सबसे पहले तो है बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है। जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड will appear at high frequency than that of either a double या single bond। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C। अब इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के समानुपाती होती है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर इसकी, और सबसे लास्ट में C सिंगल बॉन्ड C की। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी C ट्रिपल बॉन्ड C की होगी, फिर C डबल बॉन्ड C की, और एंड में C सिंगल बॉन्ड C।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स, सी डबल बॉन्ड सी की होती है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स और सी सिंगल बॉन्ड सी की होती है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। इस टाइप से ये फ्रीक्वेंसी है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती जाती है। फिर सेकंड आता है मास या रिड्यूस मास। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एट द एंड ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, रिड्यूस मास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मास जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो हमने इनमें कंपेयर किया है C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड Cl, CBr और Ci। ठीक है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा मास किसका है, Ci का है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी इनके कंपेयर में। फिर CBr का है, फिर CCl का है, फिर CO का और फिर C सिंगल बॉन्ड C और फिर CH का। तो CH का मास क्या है, सबसे कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो इसकी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, C सिंगल बॉन्ड C 1200 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, CO की 1100 सेंटीमीटर इनवर्स, CCl की 750 सेंटीमीटर इनवर्स, CBr की 600 सेंटीमीटर इनवर्स और Ci की 500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिड्यूस्ड मास इंक्रीज होता जाता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि ये इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस टाइप से हमने देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ और मास कैसे फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। फिर थर्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन, उससे भी फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करता है हाइब्रिडाइजेशन भी। हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फोर्स कांस्टेंट को प्रभावित करता है। बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर इन ऑर्डर, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा बॉन्ड, फिर sp2 में और फिर sp3 में। ठीक है, तो sp जब हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जैसे हमने क्या लिया है, कोई भी एल्काइन है इसमें क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स होगी और C डबल बॉन्ड C है उसकी कितनी होगी, 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि इसमें sp2 है और C सिंगल बॉन्ड C में sp3 है, इसकी सबसे कम है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन भी फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि हुक्स लॉ में बॉन्ड स्ट्रेंथ, मास और हाइब्रिडाइजेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि सबसे पहले तो जो IR स्पेक्ट्रम के जो रीजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, जो एक तो रीजन आता है 500 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है उसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, और दूसरा जो रीजन है वो 1500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का रीजन है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो इसमें जो 1500 से 4000 का फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, NH, OH, ये जो ग्रुप्स हैं इनके जो रीजन है इनकी पीक आती है इसमें। और सेकंड जो हमने पढ़ा वो क्या था, फिंगरप्रिंट रीजन, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1500 से लेके 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन, 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का रीजन और 1000 से बिलो जो रीजन है उसमें। ठीक है, तो हुक्स लॉ में हमने इसमें फिंगरप्रिंट रीजन में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फिर हमने पढ़ा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के तो क्या होती है या फोर्स कांस्टेंट के समानुपाती होती है, और जो रिड्यूस्ड मास है उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। ऐसे ही रिड्यूस्ड मास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है।
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ इंक्रीज होती है और रेड्यूस्ड मास बढ़ने के साथ बढ़ने के साथ डिक्रीज होती जाती है। थैंक यू।